नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन डेली पर। आज हम भूगोल विषय में वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि वायुमंडल क्या है और वो किस तरह हमारे लिए आवश्यक है और इसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है कि जो हमारे जनरेशन पॉइंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वायुमंडल क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, उनकी विशेषताएँ क्या हैं, वायुमंडल में कितने लेयर हैं, उन लेयर के नाम क्या क्या हैं, कौन सी लेयर कौन से स्थान पे है और उसकी ऊंचाई क्या है। इन सब विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वायुमंडल क्या है और उसका संगठन किस तरह किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर हवा के घेरे का जो विशाल आवरण है उसी को वायुमंडल के हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो वायुमंडल में हमारे विद्यमान है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर हवा के घेरे के विशाल आवरण को या गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी गैसें हैं, उनको एक छोटे से चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन सी गैसें हैं जो वायुमंडल में विद्यमान में। आइए वो जानते हैं कौन सी प्रमुख गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में हमारे वायुमंडल की करीब 78.8% है। और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा करीब 20.93% है। और अगला जो है वायुमंडल में है एक आर्गन गैस है जिसकी मात्रा करीब 0.93% है। आर्गन गैस जो है वो एक अक्रिय गैस और भारी गैस में शुमार होती है और ये वायुमंडल में जो होती है वो सबसे निचली परतों में पाई जाती है। और अगला गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जिसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.3% है। और ये हमारे वायुमंडल में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इन पौधों के लिए जो और हमारे लिए भी आवश्यक गैस के रूप में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए अब जानते हैं कि वो कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनको हमें जानना चाहिए कि वायुमंडल में वो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। पृथ्वी के साथ वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका रहता है। आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे, सौरमंडल में मैंने बताया था कि चंद्रमा पे वायुमंडल में जो है गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण वहाँ का जो वायुमंडल वहाँ टिकता नहीं, वो वेपोरेट हो जाता है यानी उड़ जाता है। इसलिए दोस्तों वायुमंडल को बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण की भी ज़रूरत होती है जिसके कारण वो टिका रहे, वो बना रहे, यानी जो गैसें हैं वो बनी रहे। और वायुमंडल का विस्तार जो है लगभग 10,000 किलोमीटर तक माना गया है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी पर 3 चीज़ें विद्यमान हैं, एक है स्थलमंडल, एक है वायुमंडल, एक है जलमंडल। ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं यानी इस जगह पे ये जहाँ तीनों मिलते हैं उसको हम जो है जलमंडल बोलते हैं और वहीं पे जीवन संभव है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी लेयर है, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं जो हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। तो सबसे पहले आता है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब मैंने हिंदी नाम के साथ अंग्रेजी नाम का भी इस्तेमाल किया है। आजकल परीक्षाओं में हिंदी नाम के साथ साथ अंग्रेजी नाम तो आते हैं, कभी कभी परीक्षाओं में इनमें हिंदी या फिर अंग्रेजी नाम के अलावा कोई एक नाम दे देता है, जिससे हमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो है लेयर कौन सी है। हिंदी और अंग्रेजी नामों में कन्फ्यूजन होने पाती है, इसलिए मैंने दोनों नामों का इस्तेमाल करके रखा है जिससे समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो होती है इसकी ऊंचाई करीब ध्रुव पे 8 किलोमीटर से, और जो विषुवत रेखा वहाँ पर इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर तक होती है। और इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो करीब करीब 12 किलोमीटर होती है। और इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, यानी आंधी तूफान वर्षा बिजली कड़कना, ये सारी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। और अगला जो है वो है समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल दोस्तों इसकी ऊंचाई जो करीब करीब जो है वो 50 किलोमीटर तक मानी गई है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जिस कारण ये वायुमंडल का जो ये परत है ये जो है वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ही मतलब उपयुक्त या फिर आदर्श मंडल कहा जाता है। इस मंडल में ही जो है ओजोन गैस जो होती है उसकी परत पाई जाती है। ओजोन गैस जैसा कि आपको पता है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती है उसको अवशोषित कर देता है और वो पृथ्वी तक आने नहीं देता है। ओजोन परत जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के करीब 90 से 95% को अवशोषित कर देता है और पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देती है। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार मानव के अलावा पर्यावरण को हानि पहुँचा सकता है आपको जानकारी होगी, बहुत बार आपने किताब में पढ़ा होगा कि ये कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी जन्म दे सकता है। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला मंडल कौन सा। अगला जो मंडल है वो है मध्यमंडल। आइए जानते हैं मध्यमंडल की विशेषता क्या है और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। मध्यमंडल की ऊंचाई जो करीब 50 से 80 किलोमीटर तक मानी गई है और ये वायुमंडल का मध्य भाग यानी बीच का भाग है।
यहाँ का तापमान जो होता है -80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और यहाँ का तापमान जो होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। और इसकी जो वायुमंडलीय भाग है वो अनंत ऊंचाई तक है। इसमें ऊंचाई के साथ तीव्र गति से तापमान बढ़ता जाता है। आइए अगले मंडल के बारे में जानते हैं। अगला मंडल है आयन मंडल या थर्मोस्फीयर। इसे आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक इसका जो विस्तार है वहाँ तक है। और इसमें जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसमें आयनिक गुण पाई जाती है। इसमें ये जो पृथ्वी से रेडियो तरंगें छोड़ी जाती है वो यहाँ से वापस जो है परावर्तित होकर वो पृथ्वी की तरफ वापस आ जाती है। और अगला मंडल जो है वो है बाह्यमंडल या फिर एक्सोस्फीयर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये अंतिम मंडल है, और इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता ये है, यहाँ जो है ये इसकी जो ऊंचाई है वो 600 किलोमीटर से तक है, और इसके आखिरी सीमा जो है वो तय नहीं की गई है। यहाँ पे सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं, और इसमें गुरुत्वाकर्षण का जो कम होने के कारण हाइड्रोजन तथा हीलियम के सूक्ष्म कण जो वो शून्य से विसरित होते जाते हैं। आइए अब इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्षोभ मंडल से। क्षोभ मंडल के बारे में मैंने आपको पीछे भी बता चुका है। फिलहाल मैं थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है, और यहीं पर जो है वो मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, कोहरा, ठंड, बिजली कड़कना, ये सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। और इस मंडल में सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं पृथ्वी का, इसलिए ये सबसे निचला हिस्सा है और सबसे नज़दीकी हिस्सा है। और मौसम संबंधी घटनाएं इसमें घटित होती है, जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बता चुका हूँ। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो करीब 12 किलोमीटर तक की होती है। और गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई जो है बढ़ जाती है, और ठंड में इसकी ऊंचाई जो है कम हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जब गैसें गर्म होती है, हवाएं गर्म होती है, तो वो ऊपर की ओर भागती है, और जिस तरह से जब ये ऊपर की तरफ भागती है तो इसकी ऊंचाई जो है ऊपर बढ़ जाती है, और जब ये ठंडी होती है तब ये गैसें नीचे की तरफ आती है और इनकी ऊंचाई कम हो जाती है। और धरातल जैसे जैसे ऊंचा होता जाता है, यानी धरातल से हम जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, इसमें तापमान जो है कम होता है, जिसका एक मानक है कि प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। आइए जानते हैं अगले मंडल यानी संताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। संताप मंडल जो होता है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, जिस कारण ये वायुयान बनाने के लिए सबसे अच्छा या फिर आदर्श मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो होती है 50 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर तापमान जो होता है वो स्थिर होता है। वायुयान बनाने के लिए सबसे आदर्श मंडल या फिर सबसे उपयुक्त मंडल होता है। इस मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें ओजोन परत की उपस्थिति यानी इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, जिस कारण इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि ओजोन परत प्राकृतिक रूप से निर्मित ओजोन गैस की पट्टी है, जो पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसमें उसकी कम से कम 90 से 85% जो उसका हिस्सा होता है उसको अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर नहीं पहुँचने देती है। जैसा कि आपको पता है कि पराबैंगनी किरणें जो होती है मनुष्य के स्वास्थ्य के अलावा पर्यावरण को भी हानि पहुँचा सकती है। ओजोन परत ह्रास के लिए सबसे जिम्मेदार जो यौगिक यानी गैस जो होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC होती है। CFC का प्रयोग जो होता है रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन सिस्टम में कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, और उससे ये गैसें निकलकर ओजोन परत तक पहुँचती है और उसको पतली कर रही है, जिससे वो पतली हो जा रही है, और जो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुँच जाती है। और इसके प्रति यानी ओजोन परत की सुरक्षा के लिए प्रत्येक साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके। और इसकी ऊंचाई जो है वो 15 से 35 किलोमीटर तक होती है, यानी जो ओजोन गैस है उसकी जो थिकनेस है वो 15 से 35 किलोमीटर तक है। और समताप मंडल की ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर तक है, जैसा कि मैं पीछे आपको बता सकता हूँ। आइए जानते हैं अगले मंडल यानी मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल ये बीच का मंडल होता है, और इस मंडल की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। समताप मंडल के ऊपर करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र को मंडल कहा जाता है, और इस मंडल में सबसे कम तापमान -80 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कुछ इस तरह के पॉइंट जो होते हैं, इसी से प्रश्न भी बनते हैं एग्जामों में, तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट में बनाने का प्रयास किया ताकि आपको आसानी हो। और इसी मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें उल्का संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो सौर मंडल में देखा होगा। मैंने बताया था कि जो
शुद्र ग्रह है, वहाँ से कभी कभी कुछ पत्थर के टुकड़े या उल्काएँ जो है वो पृथ्वी की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होती हैं और वो पृथ्वी पे आगे गिर जाती हैं। तो वही जो पत्थर के टुकड़े या उल्काएँ होती हैं जो इसी मंडल में आकर वो जल उठती हैं। लोग जैसे जिसे लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा, पर तारे टूटते नहीं क्योंकि तारे जो होते हैं वो गैसीय होते हैं। तो इसी मंडल में उल्का संबंधी घटनाएँ होती है। सौरमंडल संबंधी जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो उसमें आप देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। और इस मंडल में कुछ इतने ही पॉइंट मैंने लिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगी। और भी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न कभी आया नहीं है, तो उसको एक बार आप इसको समझ लीजिएगा तो ज़्यादा आसानी समझने का प्रयास करिएगा और कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा। अगला मंडल जो है वो आयन मंडल है यानी थर्मोस्फीयर। आयन मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आयनिक गुण पाया जाता है। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट है। मध्यमंडल के ऊपर करीब 800 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र को आयन मंडल कहते हैं। और इस मंडल की विशेषता है कि इसमें आयनिक गुण पाया जाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुण जो होते हैं वो पाई जाती हैं। इस मंडल में 2 पॉइंट खास है। कभी कभी परीक्षाओं में ये जो परतों की जो वायुमंडल की परतें हैं उसके क्रम से आधारित प्रश्न पूछ लेता है, तो इन परतों को भी क्रम वाइज नोट कर लीजिएगा और इनके अंग्रेजी और हिंदी नामों को भी समझ लीजिएगा। आइए जानते हैं अगला मंडल यानी बाह्यमंडल या फिर एक्सोस्फीयर के। इस मंडल की जो है विशेषता है, ये करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई के क्षेत्र तक के भाग को बाह्यमंडल कहा जाता है। इसकी अंतिम सीमा जो है वो तय नहीं की गई है। आयनमंडल में सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं और पृथ्वी से संचार उपग्रह को बाह्यमंडल में ही भेजा जाता है, यानी जो पृथ्वी से सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो बाह्यमंडल में। इसमें 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक जो होता है ध्रुवीय कक्षा के होते हैं और एक जो होता है वो जो है आपका भूस्थितिक कक्षा के होते हैं। तो उनको समझ लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पृथ्वी जो जैसा कि आपको मैंने पूछा, पृथ्वी से 2 प्रकार के उपग्रह भेजे जाते हैं। एक भूस्थितिक कक्षा के होते हैं जो वो उपग्रह करीब 36,000 किलोमीटर तक भेजा जाता है, तथा दूसरी ध्रुवीय स्थितिक कक्षा के उपग्रह होते हैं जो लगभग 700 से 1100 किलोमीटर के बीच में भेजा जाता है। और इसके क्रम को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि इनका क्रम क्या क्या था। तो सबसे पहले है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, दूसरा है समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा है यानी बीच का मंडल मध्यमंडल मेसोस्फीयर, चौथा है आयन मंडल या थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, और 5वां है बाह्यमंडल या फिर एक्सोस्फीयर। तो अगर हम बीच वाले भाग को ले लें यानी मध्यमंडल को, तो इसके ऊपर 2 मंडल है और इसके नीचे भी 2 मंडल है। तो पहले बीच वाले से उसको याद कर लेते हैं। इसके नीचे 2 मंडल हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। फिर इसके ऊपर है आयन मंडल और बाह्यमंडल। तो इस तरह से एक बार हम क्रम को याद कर लेंगे तो इसको समझने में आसानी हो जाएगी। कभी कभी जैसा कि मैंने पीछे बताया कि इसके क्रम से भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो।